भागलपुर में गन्ना उद्योग मंत्री ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिहार में चल रहा भूमि सर्वे का काम, न्यास बोर्ड की परिसंपत्ति का भी किया जाएगा सर्वे। दुमका के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला के निर्देश पर एक्शन बागवती योजना की दी जाएगी ट्रेनिंग। लगाए जाएंगे 112 आम के पेड़। औरंगाबाद में यूरिया खाद की कालाबाजारी जारी, किसानों में मचा हाहाकार, आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। मुजफ्फरपुर में विधवा महिला के घर को गिराया गया, देर रात बुलडोजर से ढाया आशियाना, विरोध करने पर की मारपीट। नमस्कार, मैं हूं शिखा। तो चलिए रुख करते हैं बिहार की खबरों की ओर। भागलपुर पहुंचे बिहार सरकार के गन्ना उद्योग और विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बिहार में भूमि सर्वे का काम चल रहा है। सर्वे में न्यास बोर्ड की परिसंपत्तियों का भी सर्वे किया जा रहा है। सर्वे का काम पूरा होने के बाद उसका डेटा तैयार किया जाएगा, जिसके बाद न्यास बोर्ड की परिसंपत्तियों को लोग कहीं भी दिखा सकेंगे। इसके साथ ही पोर्टल भी बनाया जाएगा। एक पोर्टल धार्मिक न्यास बोर्ड का होगा और एक जिला प्रशासन का पोर्टल होगा। सर्वे के बाद पूरे बिहार के मंदिरों और मठों की घेराबंदी भी की जाएगी और जो भी धार्मिक न्यास बोर्ड की परिसंपत्तियां हैं वो और जो अतिक्रमण होगा उसे जिला अधिकारी की पहल पर अंचल अधिकारी द्वारा मुक्त कराया जाएगा। वहीं गन्ना उद्योग मंत्री ने बिहार के सभी चीनी मिल को नए टेक्नोलॉजी के आधार पर विकसित किए जाने की बात करते हुए कहा कि पहले चीनी का मार्केट वैल्यू बहुत कम था, अब ज्यादा हो गया है, क्योंकि अब गन्ना के सिरा से एक एथेनॉल तैयार करने की कवायद बिहार में प्रारंभ हो रही है। प्राइवेट कंपनी मिल चलाती है, सरकार जो मिल लगाता है उसको प्रमोशन नीति है। 7 करोड़ मिल लगाने के लिए अनुदान, 5 करोड़ बिजली पैदा करने के लिए अनुदान, 5 करोड़ एथेनॉल बनाने के लिए अनुदान, फिर जीएसटी में अनुदान, फिर बैंक ऋण में अनुदान। तो सरकार नीति बनाती है, प्रमोशन नीति। सरकार उद्योग नहीं चलाती है। वहीं भागलपुर पहुंचे बिहार सरकार के गन्ना उद्योग और विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वहीं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार में भूमि सर्वे का काम चल रहा है ये बात बताई। सर्वे में न्यास बोर्ड की परिसंपत्तियों का भी सर्वे किया जा रहा है। सर्वे का काम पूरा होने के बाद उसका डेटा तैयार किया जाएगा, जिसके बाद न्यास बोर्ड की परिसंपत्तियों को लोग कहीं भी दिखा सकेंगे। इसके लिए पोर्टल भी बनाया जाएगा। एक पोर्टल धार्मिक न्यास बोर्ड का होगा और एक जिला प्रशासन का पोर्टल होगा। सर्वे के बाद पूरे बिहार के मंदिरों और मठों की घेराबंदी भी की जाएगी और जो भी धार्मिक न्यास बोर्ड की परिसंपत्तियों पर अतिक्रमण होगा उसे जिला अधिकारी की पहल पर अंचल अधिकारी द्वारा मुक्त कराया जाएगा। वहीं गन्ना उद्योग मंत्री ने बिहार के सभी चीनी मिल को नए टेक्नोलॉजी के आधार पर विकसित किए जाने की बात करते हुए कहा कि पहले चीनी का मार्केट वैल्यू कम था, अब ज्यादा हो गया है, क्योंकि अब गन्ना के सिरा से एथेनॉल तैयार करने की कवायद बिहार में भी प्रारंभ हो रही है। वहीं दुमका के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला के निर्देश पर विकास पदाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने प्रखंड सभागार में मनरेगा के अंतर्गत बिरसा रहित ग्राम योजना से संबंधित बागवानी सखी मित्रों की प्रशिक्षण दिया। बीडीओ ने बताया है कि बागवानी योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना से आने वाले समय में लाभुकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा। इसमें बागवानी सखी मित्रों की अहम भूमिका है। उन्हें ही योजनाओं की देखभाल और निरीक्षण करना है। यह योजना 5 साल के लिए है। 1 एकड़ में 112 आम के पेड़ और 80 इमारती पौधा लगाना है। इस योजना के अंतर्गत 2 जलकुंडी का भी निर्माण करना है ताकि पौधे को पानी दिया जा सके।
वहीं दुमका के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला के निर्देश पर विकास पदाधिकारी राजेश कुमार सिन्हा ने प्रखंड सभागार में मनरेगा के अंतर्गत बिरसा हरित ग्राम योजना से संबंधित बागवानी सखी मित्रों को प्रशिक्षण दिया है, जहां बीडीओ ने बताया है कि बागवानी योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना से आने वाले समय में लाभुकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा। इनमें बागवानी सखी मित्रों की अहम भूमिका है। इन्हें ही योजना की देखभाल और निरीक्षण करना है। इसी के साथ ये योजना 5 साल के लिए है। 1 एकड़ में 112 आम के पेड़ और 80 इमारती पौधा लगाना है। इस योजना के अंतर्गत 2 जलकुंड का भी निर्माण करना है ताकि पौधे को पानी दिया जा सके। वहीं बिहार सरकार के लाख दावे के बाद भी औरंगाबाद में यूरिया खाद की कालाबाजारी थमने का नाम ही नहीं ले रहा, जिसके कारण किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। आपको बता दें कि आज औरंगाबाद के रफीगंज में कृषि विभाग के कर्मचारियों की मिली भगत से यूरिया की कालाबाजारी की जा रही है। बीती रात उर्वरक कालाबाजारी का मामला सामने आया है, जिसे किसानों ने बीती रात 10 बजे रफीगंज के ओम शांति खाद भंडार के विक्रेता राजू कुमार और शंकर खाद भंडार के विक्रेता रंजन कुमार को यूरिया की कालाबाजारी करते किसानों ने रंगे हाथ पकड़ लिया, जो 350 रुपए प्रति बोरा बेचा जा रहा था, जिसे लेकर किसानों ने जमकर बवाल किया है। इस दौरान जाप के प्रदेश सचिव संदीप सिंह समदर्शी ने पहुंचकर लोगों को शांत कराया और बताया कि इन दिनों उर्वरक विक्रेता के द्वारा बड़े पैमाने पर कालाबाजारी किया जा रहा है, जबकि सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर उर्वरक की उपलब्धता और आपूर्ति सुनिश्चित कराया जाना चाहिए था। लेकिन रफीगंज के 2 खाद भंडार के मालिक जो अपने सगे भाई है और दोनों विक्रेता की शिकायत हमेशा स्थानीय लोगों के द्वारा पदाधिकारियों को दिया गया है, फिर भी कार्रवाई शून्य है, जिसको लेकर किसानों ने जिला पदाधिकारी और जिला कृषि पदाधिकारी से कालाबाजारी करने वाले उर्वरक विक्रेता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें कि बिहार सरकार के लाख दावे के बाद भी औरंगाबाद में यूरिया खाद की कालाबाजारी थमने का नाम ही नहीं ले रहा, जिसके कारण किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। आपको बता दें कि आज औरंगाबाद के रफीगंज में कृषि विभाग के कर्मचारियों की मिली भगत से यूरिया की कालाबाजारी की जा रही है। बीते रात उर्वरक कालाबाजारी का मामला सामने आया, जिसे किसानों ने बीती रात 10 बजे रफीगंज के ओम शांति खाद्य भंडार के विक्रेता राजू कुमार और शंकर खाद्य भंडार के विक्रेता रंजन कुमार को यूरिया की कालाबाजारी करते किसान ने रंगे हाथ पकड़ लिया, जो 350 रुपए प्रत्येक बोरा बेच रहा था, जिसे लेकर किसानों ने जमकर बवाल किया। इस दौरान जाप के प्रदेश सचिव संदीप सिंह समदर्शी ने पहुंचकर लोगों को शांत कराया और बताया कि इन दिनों उर्वरक विक्रेता के द्वारा बड़े पैमाने पर कालाबाजारी किया जा रहा है, जबकि सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर उर्वरक की उपलब्धता और आपूर्ति सुनिश्चित कराया जाना चाहिए था। लेकिन रफीगंज के 2 खाद भंडार के मालिक जो अपने सगे भाई है और दोनों विक्रेता की शिकायत हमेशा स्थानीय लोगों के द्वारा पदाधिकारियों को दिया जाता है, फिर भी कार्रवाई शून्य है। बगहा में इन दिनों वन तस्करों की चहलकदमी तेज हो गई है। ताजा मामला गोवर्धन रेंज का है, जहां वन विभाग अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा पूर्वक करती है। चाहे रात हो या दिन, वन जीवन हो या लकड़ी, सभी की रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी होती है।
शायद यही बात तस्करों को समझ नहीं आती है। इसी बीच गोवर्धन रेंज और ये सूचना मिलते ही कि गोवर्धन वन में वन माफियों के द्वारा रात के अंधेरे में लगातार लकड़ी की कटाई की जा रही है। गोवर्धन रेंजर सुजीत कुमार की ओर से एक टीम गठित कर वन में भेजा गया। वन रक्षी राकेश यादव के नेतृत्व में जब टीम वहां पहुंची तो लकड़ी काटने की आवाज उन लोगों को सुनाई दी और टॉर्च जलते हुए दिखाई दिया। वन रक्षी राजेश यादव के सूझबूझ से वन माफियों को चारों तरफ से घेर लिया गया। उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए बोला गया, लेकिन वन माफियों की तादाद ज्यादा होने के कारण उन्होंने वन रक्षकों पर हमला बोल दिया, जिसमें कई वन कर्मी घायल हो गए। हद तो तब हो गई जब वन माफियों के द्वारा वन रक्षी राकेश यादव को बंधक बना लिया गया और रेंजर के ऊपर दबाव दिया गया कि अगर रेंजर के द्वारा हम लोगों के ऊपर किसी प्रकार की प्राथमिकी दर्ज कराई गई तो और काटे गए लकड़ियों को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद वनरक्षी को मुक्त कर देंगे। इस बीच रेंजर सुजीत कुमार के द्वारा वनरक्षी को छुड़ाने के लिए कवायद शुरू की गई और वन माफियों के चंगुल से वनरक्षी को मुक्त करा दिया गया। साथ ही लकड़ी को जब्त कर कार्यालय लाया गया। रेंजर के द्वारा गोवर्धन थाना में वन माफियों के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई है। वहीं रेंजर का कहना है कि वन माफियों की पहचान कर ली गई है और पुलिस छानबीन में जुट गई है। उसके बाद जब जंगल में गए तो कुछ वन अपराधी द्वारा पेड़ काट रहा था। उसके बाद हम लोग गए तो हम लोग के ऊपर लोग लाठी डंडा से प्रहार कर दिया। उसके बाद मेरा स्टाफ लोग भाग गया, तलवार भी था। उसके बाद बंधक हमको बना के 2 घंटों देर तक रखा गया। कितने देर तक आपको बंधक बनाया गया? करीब 3-4 घंटे तक। रात्रि गश्ती में सब गए थे और रात्रि गश्ती के दौरान इन लोग को सूचना मिला कि जंगल में कुछ पेड़ काट रहे हैं। उसमें इन लोग गए अपना, तो लोग जैसा बता रहे हैं कि गए हैं। उसके बाद इन लोग है करीब 20-25 की संख्या में थे, तलवार और लेके लाठी डंडा से हमला कर दी। वन अपराधी और इसमें से जो थे वो पहले भी अपना यहाँ विभाग में काम करते थे। वहीं बगहा में इन दिनों वन तस्करों की चहलकदमी तेज हो गई है। ताजा मामला गोवर्धना रेंज का है, जहां वन विभाग अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा पूर्वक करती है। चाहे दिन हो या रात, वन जीवन हो या लकड़ी, सभी की रक्षा उनकी जिम्मेदारी है। शायद यही बात तस्करों को समझ नहीं आती। इसी बीच गोवर्धना रेंज को ये सूचना मिलती है कि गोवर्धना वन में वन माफियों के द्वारा रात के अंधेरे में लगातार लकड़ी की कटाई की जा रही है। गोवर्धना रेंजर सुजीत कुमार की ओर से एक टीम गठित कर वन में भेजा गया। वन रक्षी राजेश यादव के नेतृत्व में जब टीम वहां पहुंची तो लकड़ी काटने की आवाज पर उन लोगों को सुनाई दी और टॉर्च जलते हुआ दिखाई दिया। वन रक्षी राजेश यादव के सूझबूझ से वन माफियों को चारों तरफ से घेर लिया गया। उन्हें आत्मसमर्पण के लिए बोला गया, लेकिन वन माफिया की तादाद इतनी ज्यादा थी जिस वजह से उन्होंने वन रक्षकों पर हमला बोल दिया, जिसमें कई वन कर्मी जख्मी हो गए। हद तो तब हो गई जब वन माफियों के द्वारा वन रक्षी राकेश यादव को बंधक बना लिया गया और रेंजर के ऊपर दबाव दिया गया कि अगर रेंजर के द्वारा हम लोगों के ऊपर किसी प्रकार की प्राथमिकी दर्ज नहीं किया जाए और काटे गए लकड़ी को छोड़ दिया जाए, उसके बाद वनरक्षी को मुक्त कर देंगे। इस बीच रेंजर सुजीत कुमार के द्वारा वनरक्षी को छुड़ाने के लिए कवायद शुरू की गई और वन माफियों के चंगुल से वनरक्षी को मुक्त भी कर दिया गया। वहीं मुजफ्फरपुर जिले के दिनकर नगर मोहल्ले की विधवा महिला के घर देर रात बुलडोजर से घर ढहा दिया गया। जब महिला ने इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। महिला बबीता देवी ने सदर थाना को कॉल कर जानकारी दी, लेकिन कोई भी वहां नहीं पहुंचा। वहीं पीड़िता एसएसपी से न्याय की गुहार लगा रही है। बताया है कि उनके पति की मौत हो चुकी है, जमीन उनके सास के नाम पर है। पति की मौत होने के बाद महिला यहां पर रहती है। वो जुरन छपड़ा स्थित एक निजी अस्पताल में काम करती है। उनकी सास ये जमीन बेचना चाहती है, जबकि
इसमें उनका भी हिस्सा है। सास और देवर सब लोग बंगलोर चला गया। हम लोग अपना निश्चित रूप से रह रहे थे। बंगलोर से 1 महीना पहले वो लोग आया और आते ही जैसे ज़मीन बेचने का अपना प्लान बना लिया। हम लोग जब जाने तो हम सदर थाना में इसका एक एप्लीकेशन लिख के दिए। सदर थाना बोले कि हम ठीक है कार्रवाई करेंगे। फिर 10 दिन के बाद मिले तो बोले ठीक है 107 हो गया, लेकिन वो नहीं किए। फिर उसके बाद 16 तारीख को DSP साहब को दिए आवेदन, तो सर हमको लिख के उसी पर दिए कि जाओ तुम थाना में। जब हम थाना में पहुँचे तो थाना में ले लिया, बोला ठीक है आपका केस हो जाएगा। फिर 2 दिन के बाद जब हम गए थाना पर तो बोला ऐसा कुछ नहीं, साथ का कोई केस का नकल उकल नहीं मिलता है, तो जाओ यहाँ से। फिर हम चले गए और उसका मनोबल उधर बढ़ते गया। ये लोग कुछ नहीं किए। देवघर से बासुकीनाथ NH 114 के निर्माण को लेकर जरमुंडी प्रखंड के कुछ गांव के ग्रामीणों ने एकजुट होकर रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि हम सभी छोटे स्तर के किसान हैं, हमारे पास सीमित जमीन है, हमारी रोजी रोटी का एकमात्र साधन हमारी उपजाऊ खेती ही है। ऐसे में अगर हम अपनी जमीन सरकार को सड़क निर्माण के लिए दे देंगे तो हम लोगों की स्थिति दयनीय हो जाएगी, सभी बेरोजगार हो जाएंगे, हमारी रोजगार छिन जाएगी। हम सभी जल्द ही अपने हक और बचाव के लिए 1 दिवसीय धरना देंगे और अपनी आवाज को भारत सरकार के प्रतिनिधि तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। गाँव का मूल स्रोत मात्र खेती है और वह मूल जमीन जो है सब हमारा सड़क में चला जाएगा। जीने का एकमात्र साधन वही है, इसलिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। जमीन दे करके हम जिएंगे कैसे? हमारा जीने का एकमात्र साधन है। हमको रोड नहीं चाहिए, हमें खुद जमीन चाहिए। आपको बता दें कि देवघर के बासुकीनाथ NH 114 के निर्माण को लेकर जरमुंडी प्रखंड के कुछ गांव के ग्रामीणों ने एकजुट होकर रोषपूर्ण प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का कहना है कि हम सभी छोटे स्तर के किसान हैं, हमारे पास सीमित जमीन नहीं है, हमारी रोजी रोजगार का एकमात्र साधन हमारी उपजाऊ खेती ही है। ऐसे में अगर हम अपनी जमीन सरकार को सड़क निर्माण के लिए दे देते हैं तो हम लोगों की स्थिति दयनीय हो जाएगी, हम सभी बेरोजगार हो जाएंगे और हमारी रोजी रोटी छिन जाएगी। हम सभी जल्द ही अपने हक और बचाव के लिए 1 दिवसीय धरना देंगे। वहीं मुजफ्फरपुर में सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के बीच नाव की व्यवस्था नहीं की तो ग्रामीणों ने जुगाड़ से नाव बना ली। बरियारपुर के वार्ड 8 और वार्ड 9 की स्थिति ये है कि लोगों को घर से बाहर निकलने पर पूरे सर तक पानी आ जाता है, इसलिए वहां से लोगों को निकलना मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों ने कहा है कि सरकारी नाव के इंतजार में रहते हैं तो गांव के लोगों को भूखा रहना पड़ता है, इसलिए ये जुगाड़ ही नाव से हम लोग बाजार तक आते हैं और खाने पीने की सामान को ले जाते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से बाढ़ पीड़ितों के बीच नाव की व्यवस्था नहीं किए जाने को लेकर इन्होंने खुद से जुगाड़ लगाकर एक नाव बनाया है, जिससे ये बरियारपुर के वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 9 की ये स्थिति है, जहां लोगों को घर से बाहर निकलने पर पूरे सर तक पानी आ जाता है, इसलिए वहां से लोगों को निकलना मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों ने कहा है कि सरकारी नाव के इंतजार में रहते हैं तो गांव के लोगों को भूखा रहना पड़ता है, इसलिए ये खुद जुगाड़ कर नाव से हम लोग बाजार तक आते हैं और खाने पीने के सामान को ले जाते हैं। वहीं समस्तीपुर में ससुराल गए युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है। युवक के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। मामला उजियारपुर के देसुआ पंचायत की बताई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए परिजनों को सौंप दिया है। शव जैसे ही घर पहुंचा, घर पर मातम पसर गया, चारों तरफ चीख पुकार होने लगी।
परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। परिजन और ग्रामीणों ने आगजनी कर समस्तीपुर पथ पर 4 घंटे जाम किया। परिजनों ने बड़े अधिकारी को बुलाने की मांग की है। बाद में अपन यहाँ गोरी उड़ी चलाता था, उसको कल फोन किया हुई लगभग 6 साढ़े 6 बजे। ये कहा मुजफ्फरपुर में हम आते हैं तो आएंगे। वो आया, गोरी लगा कर हैदराबाद में गया उसको सास ससुर और उसको पत्नी उसको फांसी लगा कर मार वहीं बक्सर जिले के मानिकपुर गांव के उच्च विद्यालय मैदान में शनिवार को चिनूक हेलीकॉप्टर ने आकाश में उड़ान भरा, जिसको देखने के लिए ग्रामीणों में काफी उत्साह दिखा। 3 दिनों से हाई स्कूल मैदान में अचानक लैंडिंग पर खड़े हेलीकॉप्टर को भारतीय और अमेरिकी इंजीनियरिंग द्वारा इसे बनाया जा रहा था, जिसे पूरी तरह से ठीक कर आज उड़ाया गया है। पिछले बुधवार को शाम इलाहाबाद से बिहटा की तरफ जाने के दौरान इसमें तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसकी वजह से पायलट ने अपने सूझबूझ से सामान और जवानों के साथ इसे सुरक्षित इस मैदान पर लैंडिंग कराया था। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे इजाजत दें। नमस्कार।